एग्जाम विद एकेडमी में आपका स्वागत है। अम, मतलब सोचिए जरा, एक ऐसा त्योहार जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे पूरे 75 दिनों तक चलता हो। हाँ, मतलब लगभग एक पूरा मौसम ही कह लिए। बिल्कुल, पूरा मौसम बस जश्न में बीत जाए। या फिर जरा सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जो खुले आम धरती के यानी प्रकृति के मासिक धर्म या पीरियड्स का जश्न मनाता हो। सही का। तो अगर किसी को ये लगता है कि भारत के त्योहार सिर्फ दिवाली के दियों या होली के रंगों तक सीमित हैं, तो आज हम उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मिशन है ना, वो भारत के उस विशाल और जटिल ताने बाने को समझना है जो यहाँ के अनगिनत त्योहारों से बुना गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और हम सिर्फ नामों की कोई उबाऊ सूची नहीं पढ़ेंगे आज, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे पहाड़, नदियाँ, खेती और इंसानी दिमाग मिलकर इन पूरी परंपराओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल। और ये सफ़र इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जब हम इन त्योहारों की गहराइयों में उतरते हैं ना, तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ कैलेंडर में लाल रंग से मार्क की गई कोई छुट्टियां नहीं है। असल में ये मानव मनोविज्ञान और जो बदलते मौसमों से लड़ने की इंसानी जिजीविषा होती है और प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों के गहरे वैज्ञानिक संबंधों का एक बहुत ही जीवंत रिकॉर्ड है। मतलब एक जीता जागता इतिहास है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ धर्म नहीं है? एकदम नहीं। अगर हम थोड़ा गौर करें तो हर त्योहार के पीछे सर्वाइवल यानी जीवित रहने की एक कहानी छुपी है। ये देखना सच में बहुत अद्भुत है कि कैसे इंसान ने अपने आसपास के सबसे कठोर हालात को भी ना एक उत्सव का रूप दे दिया। अरे वाह! तो इसी बात को आधार बनाकर हम अपनी चर्चा की शुरुआत भारत के सबसे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी भारत से करते हैं। बिल्कुल। अगर हम लद्दाख और कश्मीर की बर्फीली वादियों को देखें, तो वहां का कठोर मौसम जीवन को हर कदम पर चुनौती देता है। मतलब वहां का तापमान एकदम खून जमा देने वाला होता है, माइनस में। हाँ, सर्दियां बहुत भयानक होती हैं वहाँ। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहीं सबसे ज्यादा रोशनी और गर्माहट वाले त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे लद्दाख में लोसार मनाया जाता है, जो उनका तिब्बती नववर्ष है। सही। इसके अलावा हेमिस मोनास्ट्री में ना बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभव की जयंती पर हेमिस त्योहार मनाया जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है यहाँ। क्या? मतलब जब बाहर -20 डिग्री तापमान हो, सब कुछ जम गया हो, तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन होता है या इसके पीछे कोई और मजबूरी भी छुपी है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसके पीछे के तंत्र यानी मैकेनिज्म को समझें तो हेमिस जैसे त्योहार विशुद्ध रूप से सामाजिक सर्वाइवल के टूल हैं। सर्वाइवल के टूल? वो कैसे? देखिए, सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग अपने घरों में हफ्तों तक कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं ना, तो एक इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। हाँ। अकेलेपन और डिप्रेशन से बचने के लिए ये जो मॉनेस्ट्री या मठ होते हैं, ये एक क्रिटिकल सोशल हब बन जाते हैं। ओहो, मतलब लोग वहां इकट्ठा होते हैं? बिल्कुल। ये त्योहार लोगों को उस जमा देने वाली ठंड में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उन्हें खाने पीने की चीजें साझा करने का एक बहाना देते हैं और सबसे बड़ी बात, उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो मतलब धर्म सिर्फ? हाँ, धर्म तो बस उस सर्वाइवल को एक पवित्र आवरण देने का काम करता है। असल मकसद तो लोगों को एक साथ लाना है। एक मिनट, ये नजरिया तो पूरी कहानी बदल देता है। मतलब धर्म असल में मानसिक स्वास्थ्य और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए एक ढाल की तरह काम कर रहा था वहां। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देशों में। अच्छा, अगर हम थोड़ा नीचे कश्मीर की घाटियों में आए तो वहां सर्वाइवल की जगह प्रकृति का खिलना ज्यादा अहम हो जाता है शायद। हाँ, वहाँ का भूगोल थोड़ा अलग है ना। वही, श्रीनगर में दुनिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, जहां ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। और डल झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिकारा फेस्टिवल भी होता है, जिसकी शुरुआत तो मतलब बहुत हाल ही में 2016 से हुई है। देखिए, ट्यूलिप फेस्टिवल ना एक तरह का जैविक संकेतक या बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब किस चीज का? जब ट्यूलिप खिलते हैं तो वो समाज के लिए एक सीधा संकेत होता है कि बस अब भयानक सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, ये नया जीवन शुरू होने के गारंटी की तरह है। अच्छा, कि अब बर्फ पिघलेगी और खेती होगी। हाँ, और जो शिकारा फेस्टिवल है वो ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक समय में हम त्योहारों का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात निकली है तो हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं।
यहाँ आते ही ना मेरे दिमाग की एक पुरानी उलझन फिर से ताज़ा हो जाती है। कौन सी उलझन? हम सब जानते हैं कि पूरे देश में दशहरा एक दिन का त्योहार होता है, मतलब रावण दहन हुआ और बात खत्म, त्योहार पूरा। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हिमाचल का कुल्लू दशहरा विजयदशमी के दिन से शुरू होता है और पूरे 7 दिन तक चलता है। मतलब जब असल घटना खत्म हो चुकी है तो फिर अगले 7 दिन तक वहां चल क्या रहा होता है? इस उलझन का सीधा जवाब वहाँ के भूगोल में ही छुपा है। अच्छा, भूगोल कैसे? पहाड़ों की टोपोग्राफी बहुत मुश्किल होती है। पुराने जमाने में जब पक्की सड़कें नहीं थीं, गाड़ियां नहीं थीं, तो दूर दराज की घाटियों में रहने वाले लोगों के लिए रोज रोज मुख्य बाजार आना या एक दूसरे से मिलना बिल्कुल असंभव था। हाँ, ये बात तो है। इसलिए कुल्लू दशहरा सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं रहा, इसे एक मेगा ट्रेड फेयर या बड़े व्यापारिक मेले के रूप में विकसित किया गया। ओह, मतलब मेला लगा दिया वहां? बिल्कुल। उस समय के समाज ने सोचा कि अगर अलग अलग घाटियों से लोग इतनी मुश्किल से यात्रा करके आ ही रहे हैं, तो क्यों ना इसे एक हफ्ते का इवेंट बना दिया जाए, ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। हाँ, ताकि लोग साल भर का राशन खरीद सकें, ऊन और हस्तशिल्प का अपना व्यापार कर सकें और जो नए रिश्ते नाते जोड़ने होते हैं वो भी इसी दौरान तय हो जाए। ये तो लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है, मतलब एक तीर से 100 शिकार। बिल्कुल। वैसे हिमाचल प्रदेश के इन दिलचस्प लेकिन अनजान त्योहारों को याद रखने के लिए ना मैंने एक बहुत ही बेतुका सा तरीका निकाला है। अच्छा, क्या तरीका है? वहाँ एक त्योहार है हल्दा, जो बिल्कुल दिवाली जैसा है। आग जलाई जाती है, रोशनी होती है और धन की देवी शशकर की पूजा होती है। बहुत अहम त्योहार है वहाँ का। तो अब इसे याद रखने के लिए मैं सोचता हूँ कि हिमाचल की जमा देने वाली सर्दियों में अगर कोई गर्मा गर्म हलवा दे दे तो क्या बात है। तो बस हलवा से हल्दा मुझे आसानी से याद हो जाता है। अरे वाह, मानवीय मस्तिष्क वैसे भी बेतुकी और विजुअल चीजों को ज्यादा तेजी से पकड़ता है, तो ये ट्रिक बुरी नहीं है। है ना, काम कर जाती है बस। और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी वही है। जब बाहर चारों तरफ अंधेरा और भयानक ठंड होती है ना, तो इंसान खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए आग और रोशनी के त्योहार गढ़ लेता है। बिल्कुल। और हिमाचल के सिरमौर इलाके का चित्रोल त्योहार भी कम दिलचस्प नहीं है। इसे फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स कहते हैं, जहां लोग घर की दीवारों पर चित्र बनाते हैं, तो चित्र से चित्रोल याद हो जाता है। हाँ, ये ट्रिक्स काफी काम के हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां के कुमाऊं क्षेत्र में हरेला त्योहार होता है, जो पूरी तरह प्रकृति और फसल के इर्द गिर्द घूमता है। और हरिद्वार का कुंभ तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है। देखिए, पहाड़ों की जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी है ना, वो बहुत नाजुक होती है। हाँ। हरेला जैसे त्योहार असल में उस नाजुक पर्यावरण को बचाने के प्राचीन नियम हैं, जिन्हें त्योहार का रूप दे दिया गया, ताकि हर इंसान मतलब बिना सवाल किए प्रकृति का सम्मान करे और पेड़ लगाए। क्या बात है। अब पहाड़ों की इन घाटियों से निकलकर थोड़ा मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि पहाड़ों में सर्वाइवल और व्यापार अहम हैं। सही। लेकिन मैदानी इलाकों में जैसे पंजाब, बिहार, उड़ीसा या झारखंड में, वहां तो खेती और किसानी ही पूरी जिंदगी का आधार है। यहाँ के त्योहारों में एक अलग ही ऊर्जा दिखती है मुझे। बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो कृषि चक्र है ना, वो ही इंसान का आर्थिक चक्र होता है। आर्थिक चक्र मतलब पैसे से जुड़ा हुआ। हाँ, जब कोई किसान बीज बोता है और फसल काटता है, तो वो सिर्फ अनाज नहीं इकट्ठा कर रहा होता, वो असल में अपनी और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा होता है। और शायद यही वजह है कि पंजाब के त्योहारों में इतना भारी जोश होता है। आनंदपुर साहिब में, होला मोहल्ला में मार्शल आर्ट्स का जो प्रदर्शन होता है ना, वो एकदम अविश्वसनीय है। हाँ, वो तो बहादुरी का जश्न है। और फिर गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुपुरों की गहरी शांति भी है। लेकिन जब कड़ाके की ठंड खत्म होती है और रबी की फसल कटती है, तब आता है बैसाखी और लोहड़ी का असली उल्लास। बिल्कुल। अलाव जलते हैं, लोग मूंगफली और तिल डालते हैं आग में। क्योंकि लोहड़ी और बैसाखी विशुद्ध रूप से मौसम और अर्थव्यवस्था के त्योहार हैं। जब भयंकर सर्दियां विदा ले रही होती हैं, तब किसान की फसल पककर तैयार होती है। वो जो अलाव जलाया जाता है ना, हाँ, लोहड़ी पर, हाँ, वो आग असल में उस आर्थिक सुरक्षा का जश्न है। ये प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है कि चलिए इस साल भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्न घर आ गया है। ये बात मुझे ना बिहार की छठ पूजा से भी बहुत गहराई से जुड़ती है। छठ तो बहुत ही खास है, जहाँ सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की आराधना होती है। ये मुझे इकलौता ऐसा त्योहार लगता है जहाँ उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही
मानसून आने पर मैथिल ब्राह्मण मधुश्रावणी मनाते हैं। परिवार की खुशहाली के लिए देवी मनसा की पूजा बिहुला के रूप में होती है। पर वो डूबते सूरज वाली बात, हाँ, छठ पूजा का जो दर्शन है ना, वो बहुत गहरा है। दुनिया के ज्यादातर हिस्से सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं ना। हाँ, मतलब सफलता और शुरुआत को पूछते हैं सब। बिल्कुल, लेकिन छठ पूजा हमें सिखाती है कि ढलना या अंत होना भी प्रकृति के चक्र का एक उतना ही जरूरी हिस्सा है। वाह, ये एक पूर्ण वैज्ञानिक चक्र का सम्मान है। जो अस्त हुआ है वही तो कर उदित होगा। गजब। विज्ञान और सम्मान की बात करें तो यहाँ एक ऐसा त्योहार है जिसने मुझे अंदर तक हैरान कर दिया। अच्छा, कौन सा? देखिए, आज के इस आधुनिक समाज में हम बात बात पर खुद को बहुत प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन आज भी दुकानों पर सैनिटरी पैड्स को काले रंग की पॉलीथीन में लपेट कर दिया जाता है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा टैबू है आज भी। पीरियड्स यानी मासिक धर्म पर बात करना भी मना है। लेकिन ओडिशा का रजा पर्बा त्योहार देखिए। ये 3 दिन का पारंपरिक उत्सव सीधे तौर पर धरती माता की फर्टिलिटी और उनके मासिक धर्म का जश्न मनाता है। बिल्कुल। पहले दिन को पहली रजा, दूसरे को रजा संक्रांति और तीसरे दिन को बासी रजा कहते हैं। मतलब ये आज के समाज से 100 गुना ज्यादा एडवांस सोच नहीं है क्या? ये एक बेहद अहम बिंदु उठाया है आपने। अगर हम प्राचीन कृषि समाज के मैकेनिज्म को समझे ना, तो इंसान ने धरती को हमेशा एक स्त्री के रूप में देखा है। बिल्कुल सही। जिस तरह एक स्त्री नए जीवन को जन्म देती है, बिल्कुल वैसे ही धरती भी अन्न को जन्म देती है। बिल्कुल सही। इसलिए मासिक धर्म को अपवित्र नहीं माना गया तब, बिल्कुल, बल्कि उसे नई रचना और उर्वरता यानी फर्टिलिटी की पहली सीढ़ी माना गया। तो इसमें करते क्या है? रजा पर्वा के दौरान किसान पूरे 3 दिनों तक अपने खेतों में कोई खुदाई या जुताई नहीं करते। वे धरती को पूरा आराम देते हैं। अरे वाह! ये स्त्रीत्व के बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रकृति के बीच का सबसे खूबसूरत और सम्मानजनक रिश्ता है, जिसे आज का समाज कहीं न कहीं भूल गया है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। और इसी किसानी परंपरा को ना हम झारखंड में भी देख सकते हैं, जहां जुताई शुरू होने पर हल पुनेहा और बीज बोने के वक्त रोहिणी त्योहार मनाया जाता है। हाँ, वो सब खेती की शुरुआत के संकेत हैं। लेकिन ये तो हुई शांति से खेती करने की बात। जब हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं ना, तो यही खेती और प्रकृति से जुड़ा रिश्ता अचानक बहुत साहसिक और एकदम शक्तिशाली रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ का जो इतिहास है, वो मैदानी इलाकों से बहुत अलग रहा है। अच्छा? वहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के साथ साथ प्रकृति की जो जंगली ताकत है ना, उसे साधने की भी एक लंबी परंपरा रही है। बिल्कुल। तमिलनाडु का 4 दिन चलने वाला पोंगल इसका सीधा उदाहरण है। और मटू पोंगल के दिन जो जल्लीकट्टू होता है, उसे देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक खेल है। हाँ, कई लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये इंसान और प्रकृति के बीच शक्ति के वर्चस्व की लड़ाई भी है और सम्मान भी है। बिल्कुल। और देखिए, जल्लीकट्टू सिर्फ कोई खतरनाक स्टंट नहीं है। तो क्या है? प्राचीन काल में खेती के लिए मजबूत बैलों की नस्ल पहचानना बहुत जरूरी काम था। जल्लीकट्टू असल में एक पारंपरिक ब्रीडिंग सिलेक्शन प्रोसेस था। ओहो, मतलब नस्ल चुनने का तरीका? हाँ, जो सांड सबसे ज्यादा आक्रामक और ताकतवर होता था ना, उसे खेती के काम में नहीं जोता जाता था, बल्कि उसे सिर्फ अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए रखा जाता था। ये तो एकदम वैज्ञानिक अप्रोच है। साथ ही ये इस बात का भी प्रतीक है कि इंसान ने उस जंगली ताकत को कैसे साधा है, लेकिन वो उस ताकत के आगे नतमस्तक भी है। इसके अलावा दक्षिण भारत के त्योहारों में ना एक बहुत ही भव्य आस्था भी दिखती है। तमिलनाडु में नटराज को समर्पित नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल होता है। और तमिल और मलयाली समुदाय बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए थाईपुसम मनाते हैं। सच कहूं तो ये नाम इतने मुश्किल होते हैं कि मैंने इन्हें याद रखने की भी कुछ अजीब ट्रिक्स बना ली हैं। अच्छा, यहाँ भी कोई ट्रिक है? हाँ, बिल्कुल। जैसे तेलंगाना का एक त्योहार है बोनालू, जिसमें महाकाली की पूजा होती है। हाँ, बोनालू बहुत प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखने के लिए मैं सोचता हूँ तेल में आलू, मतलब तेलंगाना से तेल और बोनालू से आलू। सुनने में अजीब है पर दिमाग में छप जाता है। ये तो बहुत ही मजेदार है। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का 9 दिन का ब्रह्मोत्सवम होता है। इसे मैंने याद किया है तेज आंधी से, मतलब आंध्र प्रदेश का आंधी जैसे ब्रह्मा जी के तेज से आंधी आ गई हो। देखिए, ऐसी अजीबोगरीब ट्रिक्स ना जानकारी को प्रोसेस करने में बहुत मदद करती हैं। वही तो।
और अगर हम इन क्षेत्रों की गहराई में जाएं तो केरल का विशु नववर्ष और अल्पासी उत्सव भी बहुत खास है। अल्पासी उत्सव क्या होता है? इसमें श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मूर्तियों को ना पूरे लाव लश्कर के साथ समुद्र में स्नान कराने ले जाया जाता है। अरे वाह! और तेलंगाना का बथुकम्मा त्योहार तो मतलब फूलों का एक इतना विशाल उत्सव है कि देखते ही बनता है। हाँ, बथुकम्मा दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है या सिर्फ सुंदरता के लिए? बिल्कुल विज्ञान है। बथुकम्मा के दौरान महिलाएं जिन रंग बिरंगे मौसमी फूलों से आकृतियां बनाती हैं ना, हाँ, और फिर उन्हें जलाशयों या नदियों में प्रवाहित करती हैं ना, हाँ, वे फूल ऐसे होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। बारिश के बाद जब पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं ना, हाँ। तो ये फूल उस पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने का काम करते हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब फूल पानी साफ करते हैं? हाँ, ये एक तरह का इकोलॉजिकल क्लेंजिंग या पर्यावरण शुद्धि का तरीका है, जिसे एक इतने खूबसूरत त्योहार का रूप दे दिया गया है। क्या बात है! पर्यावरण को बचाने का कितना शानदार तरीका निकाला हमारे पूर्वजों ने। बिल्कुल। दक्षिण भारत के इन भव्य मंदिरों से निकलकर चलिए भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। चलिए। ये वो क्षेत्र है जहां जनजातीय यानी ट्राइबल संस्कृति की जो गहराई है और राजपूताना इतिहास का एक बड़ा ही अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। और यहाँ एक बार फिर से मेरा दिमाग चकरा जाता है। अब क्या हुआ? हम छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरे की बात कर रहे हैं। अभी हमने कुल्लू दशहरे के 7 दिन पर हैरानी जताई थी, और यहाँ ये दशहरा 75 दिनों तक चलता है। दुनिया का सबसे लंबा दशहरा। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत परंपरा है। आखिर कोई भी समाज 2.5 महीने तक अपना कामकाज छोड़ के त्योहार कैसे मना सकता है? और मैंने तो ये भी सुना है कि इसका राम और रावण की कथा से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सच में एक अचरज भरी बात लगती है बाहर से देखने पर। बस्तर दशहरे का रामायण से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये असल में एक विशाल जनजातीय संसद या ट्राइबल पार्लियामेंट की तरह काम करता है। पार्लियामेंट? हाँ, इन 75 दिनों के दौरान आसपास के सैकड़ों गांवों की स्थानीय देवियां जैसे दंतेश्वरी माता और उनके पुजारी एक जगह इकट्ठा होते हैं। अच्छा। पुराने जमाने में राजाओं के संरक्षण में ये एक ऐसा समय होता था जब पूरे इलाके के आदिवासी इकट्ठा होकर अपने आपसी विवाद सुलझाते थे, नए सामाजिक नियम बनाते थे और अपनी कम्युनिटी की ताकत का एहसास करते थे। तो मतलब ये राजनीति और समाज का मेला है? बिल्कुल, ये उनके लिए एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा मंच था। ये तो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत कम्युनिटी स्ट्रक्चर लगता है मुझे। सही कहा। छत्तीसगढ़ में ही बैलों की पूजा करने वाला पोला त्योहार भी होता है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ आएं, तो मालवा क्षेत्र का भगोरिया हाट फेस्टिवल मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो तो बहुत ही जीवंत त्योहार है। हाँ, ये जनजातीय युवाओं के लिए अपना जीवन साथी चुनने का त्योहार है। अगर हम आज के जमाने से इसकी तुलना करें ना, तो हम लोग तो टिंडर या बम्बल जैसे डेटिंग एप्स पर स्वाइप करते करते थक जाते हैं। लेकिन ये ट्राइबल समाज सदियों से एक ऐसा ऑर्गेनिक और कम्युनिटी सपोर्टेड डेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जो आज के जमाने से कहीं ज्यादा वास्तविक है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की आपने। है मां? हम अक्सर मेन स्ट्रीम समाज में बैठकर ना ट्राइबल कम्युनिटीज को थोड़ा पिछड़ा हुआ मान लेते हैं। हाँ। लोगों को लगता है कि वो मॉडर्न नहीं है। हाँ। लेकिन भगोरिया हाट ये दिखाता है कि युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी और सहमति यानी कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट हम आज सीख रहे हैं, बिल्कुल, वो उनके यहाँ सदियों से एक उत्सव का हिस्सा रहा है। ये उनकी प्रगतिशीलता का एक बहुत बड़ा सबूत है। एकदम सही बात। और इसी मध्य प्रदेश में हमें खजुराहो डांस फेस्टिवल, उज्जैन का विशाल कुंभ, लोकरांग और तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जैसे सांस्कृतिक पड़ाव भी देखने को मिलते हैं, जो जनजातीय संस्कृति से लेकर शास्त्रीय कलाओं तक के सफर को दिखाते हैं। अब आइए उन राज्यों में चलते हैं जिन्हें दुनिया भर में उनके रंगों के लिए ही जाना जाता है, राजस्थान और गुजरात। चलिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इलाके तो रेगिस्तानी और एकदम सूखे हैं, फिर यहाँ इतने रंग कहाँ से आ गए? इसका जवाब भी भूगोल में ही छुपा है। वो कैसे? देखिए, रेगिस्तान का जो लैंडस्केप होता है वो बहुत ही मोनोटोनस या नीरस होता है। दूर दूर तक सिर्फ रेत। हाँ, एक ही रंग देखता है। तो जब प्रकृति आपको ज्यादा रंग नहीं देती ना, तो इंसान का दिमाग उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। अरे वाह! त्योहारों और त्योहारों में इतने चमकदार रंग भर दिए कि वो दुनिया के सबसे रंगीन इलाकों में बदल गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। मतलब प्रकृति की कमी को इंसान ने खुद पूरा कर लिया। बिल्कुल।
राजस्थान में महिलाओं के लिए गणगौर का त्योहार बहुत अहम है, जहां अच्छे पति और वैवाहिक सुख के लिए देवी पार्वती यानी गौरी की पूजा होती है। जोधपुर के राजसी मेहरानगढ़ किले में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की गूंज होती है। माउंट आबू का समर फेस्टिवल और बीकानेर का मशहूर ऊंट या कैमल फेस्टिवल भी है। हाँ। जयपुर में होली के साथ हाथी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लेकिन क्या इन जानवरों को सिर्फ सजाने के लिए और टूरिस्ट के लिए सब किया जाता है? नहीं, ये सिर्फ सजावट या टूरिज्म नहीं है। रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में ना, एक ऊंट या हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं होता, तो वो जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क होता है। ओहो, सर्वाइवल। हाँ, पुरानी समय में राजाओं के लिए हाथियों की ताकत और आम इंसान के लिए ऊंट का सफर ही सर्वाइवल था। इसलिए इन जानवरों को त्योहार का केंद्र बनाकर समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करता है। और गुजरात भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। मकर संक्रांति पर वहां उत्तरायण मनाया जाता है। सूर्य जैसे उत्तर की ओर गमन करता है, पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है। और फिर कच्छ के उस अनंत सफेद नमक के रेगिस्तान में रण उत्सव होता है। ये रण उत्सव शायद उस सफेद बंजर जमीन पर जीवन के होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल सही। और जो उत्तरायण है ना, वो सिर्फ एक खेल नहीं है। अच्छा। ये सर्दियों के अंत और दिन के लंबे होने का एक खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। लोग पतंग उड़ाने के बहाने छतों पर जाते हैं ताकि उनके शरीर को सर्दियों के बाद जरूरी धूप मिल सके। मतलब विटामिन डी की कमी पूरी करने का बहाना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अब अगर हम अपनी चर्चा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ ले जाएं, तो यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय जमावड़ा कुंभ का मेला लगता है। कुंभ तो अद्भुत है। मुझे तो लगता है कुंभ शायद इंटरनेट से पहले का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क था, जहां पूरे देश के लोग आते थे, दर्शन करते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। एकदम सही तुलना है। और मथुरा वृंदावन की लठमार होली, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। मतलब ये तो पितृसत्तात्मक समाज के पूरे जेंडर डायनामिक्स को ही पलट के रख देता है। लठमार होली एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है असल में। मनोवैज्ञानिक? वो कैसे? पारंपरिक समाजों में जहां महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें होती थीं, ये त्योहार साल का वो एक दिन होता था जब उन्हें खुलकर अपना दबदबा दिखाने और समाज के तयशुदा नियमों को पलटने की पूरी आजादी दी जाती थी। मतलब भड़ास निकालने का तरीका? हाँ, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रिलीज वॉल्व है उनके लिए। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। इसके अलावा यूपी में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि गुड़ी पड़वा पर नीम की पत्ती खाने का रिवाज है और वहां भगवान शिव के अवतार को समर्पित खोंडोबा त्योहार भी होता है, जो उनकी योद्धा परंपराओं को दिखाता है। और वो जो नीम खाने वाली बात है ना, हाँ। गुड़ी पड़वा पर नीम खाना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि है गर्मियों की शुरुआत से पहले शरीर को बीमारियों से बचाने की एक शुद्ध आयुर्वेदिक और साइंटिफिक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जिसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया ताकि हर कोई इसका पालन करे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे ये जो त्योहार हैं, ये सिर्फ नाच गाने या पूजा पाठ के दिन नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही जटिल नक्शा है जो हमें बताते हैं कि हम इस जमीन के भूगोल से, बदलते मौसमों से, अपनी फसलों से और अंततः एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। एकदम सही कहा आपने। ये त्योहार हमारी वो कलेक्टिव मेमोरी हैं जो सदियों के प्रयोगों, सफलताओं और प्रकृति से संघर्ष के बाद हमारे सामने आई हैं। लेकिन इस सफर के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर सवाल गूंज रहा है। क्या सवाल है? देखिए, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। मौसम चक्र और फसल चक्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। सर्दियां छोटी हो रही हैं, मानसून अनिश्चित हो गया है। तो अगर बैसाखी या पोंगल फसल के त्योहार हैं जो एक खास मौसम से जुड़े हैं, तो क्या आने वाले 100 सालों में जब वो मौसम ही नहीं बचेगा तो इन प्राचीन त्योहारों के मायने बदल जाएंगे? सोचने वाली बात है। क्या इनकी तारीखें या इन्हें मनाने के तरीके भी पूरी तरह से बदल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी इन खूबसूरत परंपराओं को तभी बचा पाएंगे जब हम उस प्रकृति को बचाएंगे जिसने असल में इन्हें जन्म दिया है। बहुत ही गहरा विचार है ये। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।